प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 6/10/2022 को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको परीक्षा देनी है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या गणित के मॉडल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे कहिए कि जिस प्रकार से गणित के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, उसके आधार पर गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित का नंबर फिक्स होता है, इसलिए यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और अपने कुछ नंबर को मजबूत करना है, यानी परीक्षा में अपने नंबर को पक्का करना है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। समझिए, पहला प्रश्न आपका है, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां त्रिभुज की बात आ गई, तो त्रिभुज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में यदि पूछा जाए तब उसे आपको लगाना होगा। अब त्रिभुज कई प्रकार के हैं जिसे पिछले वीडियो में बताया गया है। अब त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो मैं आपको समझा दूं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होती है और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। तो यह त्रिभुज के आपको प्रकार है। इन सभी त्रिभुज के प्रकार का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी, यह सूत्र होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार स्क्वायर बटे 2, या फिर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे में 2, या फिर कर्ण का स्क्वायर बटे में 4। यह सूत्र होते हैं। सवाल को लगाने के सभी सूत्र हैं। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया गया है भुजाएं और आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? विषम बाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि देखो 42, 36 और 34 सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसलिए ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसलिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाना होगा। क्या ये त्रिभुज समझ में आ जाएगा आपको? अब इस त्रिभुज में आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे वहां लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं। यहां होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह सूत्र आपको याद रखना है। जहां यस बराबर होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब चलो सुनो, देखो यहां पर अंडर रूट में एस की जगह लगाओगे इन सब का योग बटे 2, 42, 36, 34 आएगा 6, 4, 10, 2, 12 के 2 और 4, 3, 7, 3, 10, 10, 1, 11 भागे 2 में 56 दूना 152। यहाँ लिखना है 56, 56 और 56 माइनस में 42, 56 माइनस में 42, तो 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 4 गया 1, 14। फिर 56 माइनस में 36 बराबर आ जाएगा 20। फिर 56 माइनस में 34 बराबर आ जाएगा 12, 12, 22 आएगा। 34, 56 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो आएगा कितना? 22 आएगा। क्या आएगा? 22। अब इन्हें आप सरल 56 7/56 कर लो और 14 को 7 दूनी 14 कर लो। इसे आप कर लो 10 दूना 20 कर लो, 10 दूना 20 कर लो। इसे 11 दूनी 22 कर लो। अब देखो ये अंडर रूट का मतलब दो संख्याएं आपस में सेम हो अंदर, तो उन्हें बाहर कर लो। 7 बाहर कर लो। 8 दूनी 16 का वर्गमूल निकाल लोगे तो 4 हो जाएगा।
2 और 2 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में क्या रह जाएगा 11 दहा में 110। अब देखो 7 चौक 28 दूना 56, 56 रूट 110 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। लेकिन यही अगर सूत्र आपको याद होता, तरीका याद होता तो आप और तेजी से इसको निकाल सकते थे। बोलो, सूत्र नहीं लिखना पड़ता, आदि सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ती, सीधे आप कर लेते। इन सब का योग बटे 2 56 और 56। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, अगर यही सवाल आपको लगाना हो परीक्षा में, आपको पता चल गया कि ये सवाल कहाँ से है और कैसे लगेगा, तो करोगे क्या, इनको जोड़ोगे, है ना, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा कितना 6 4 10 2 12, 3 3 6 4 10 10 1 11 भागे 2 56। अब देखो 56 अंडर रूट में क्या लिखना है, 56 मतलब 7 बटे 56, फिर 56 माइनस 42, 56 माइनस 42 12, तो इसको लिख लो 4 तिया 12 लिख लो। फिर देखो 56 माइनस 36 बराबर 20, तो 10 दूना 20 लिख लो। यहाँ 56 माइनस 34 बराबर 22, 11 दूनी 22 लिख लो, 11 दूनी 22 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो 7, यहाँ देखो क्या रह गया भैया, कुछ रह गया जो छूट गया, चलो यहाँ देखो 56 7 बटे 56 और 42 में से जब 56 घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा भैया 1 14 आएगा, 14 तो भैया 7 दूनी 14 होगा, सॉरी 7 दूनी 14 होगा ना, बात समझ गए ना। इसके बाद आपका आएगा 36 माइनस 56 20, 10 दूना 20, 34 माइनस 56 बराबर, ठीक है ना, सब कुछ सही है। तो 7 बाहर हो गया, 8 दूनी 16 बाहर आ गया यानी 4 हो गया, 2 से 2 बाहर आ गया 2 हो गया, और अंडर रूट में 10 दूना 20, 10 दाम 110 रह गया। 7 चौक 28 दूना 56, कितना समय लगा, 56 रूट 110 जहां भी है सवाल का उत्तर है, जितना तेज लगाओगे उतना जल्दी आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दो संख्याओं का योग 205 है। ऐसे में दो संख्याएं जिनका योग 205 है, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका योग 205 है, यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए। अब देखो दो संख्याएं जिनका योग 205 दिया गया है, हम मान लेते हैं एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 205 माइनस x। कह रहा है इनमें से एक संख्या को 5 कम कर दिया जाए और दूसरी को 10 बढ़ा दिया जाए। एक 5 कम कर दिया जाए यानी 95% कर दिया जाए, दूसरी को 10% बढ़ा देना यानी 110 बढ़ा देना, 110 कर देना, तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर, यानी ये जो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखो 5 कम करना मतलब 95% लिखना, भाई किसी संख्या में 5% कम करोगे तो 95% ही तो बताओगे, अब 10% बढ़ाओगे तो 110% ही तो बताया जाएगा। अब देखो इनको सरल कर लो, पहले पूछा क्या है, तो बताओ दोनों संख्याओं, प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले यहाँ x का मान ज्ञात कर लो, चलो 100 से 100 खलास हो गया, 5 19 में 95, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 19x और यहाँ आ गया 22 माइनस 22x, फिर इसका गुणा करेंगे तो 205 गुणे में क्या आ गया 22, 22 इधर माइनस इधर आके जुड़ जाएगा 22, तो 9 2 11, 2 1 3 और 3 1 4, 41 है। 41 गुणे में तो 41 बटे में, 41 पंचे 105, x बराबर 22 पंचे 110 हो गया। x का मान क्या आ जाएगा 110। अब बताओ अगर एक संख्या x माने हो तो दूसरी संख्या क्या आएगी 205 माइनस 110, 5 में से शून्य गया 5 और हासिल 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 0। एक संख्या 110 है, दूसरी संख्या 95 है, तो छोटी संख्या कौन सी है 95। सवाल का उत्तर हो जाएगा छोटी संख्या सवाल का। बोलो बात समझ में आ जाएगा ना, क्लियर है ना, कंफर्म है। हाँ, इस सवाल को ऐसे भी लगाया जा सकता है क्योंकि सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप देखोगे एक संख्या को 5 कम कर दिए और दूसरी को 10 बढ़ा दिए, तो एक को 95% कर दिए और दूसरी को कितना कर दिए 110% कर दिए, बात समझ रहे ना। और ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। अब आप देखोगे तो एक काम करोगे 19 पचे 95 और बराबर में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी 19 अनुपाते 22 के अनुपात में वे संख्याएं हैं।
बात समझ गए ना। 19:22 के अनुपात में ये दोनों संख्याएं हैं और बराबर हैं कुछ इस प्रकार से। तो अनुपात वाली राशि से सवाल को लगाया जा सकता है। किससे लगाया जा सकता है? अनुपात वाली राशि से। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि कुल राशि कितनी है 205, इसमें छोटी संख्या 19 बटे में 19 बटे में ये अनुपात लगा लो, 9 2 11 2 1 3 1 4 41 पंचे 105 19 पचे 95। इस तरीके से भी इस सवाल को लगाया जा सकता है। समझ में आया? एक सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यही सवाल था, 5% कम कर दिया जाए तो 95%, 10 बढ़ा दिया जाए तो 110%, और ये दोनों राशियां आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, यानी अनुपात में भी बराबर हो सकती हैं। जैसे 19 बराबर 20 22 के, यानी 19 अनुपाते 22 के। इसमें छोटी संख्या 19 है, बड़ी संख्या 22 है। तो कुल राशि गुणे अनुपात बटे अनुपातिक योग, यानी 205 गुणे में 19 बटे में 41, 41 पंचे 19 पचे 95, छोटी संख्या 95 आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो और ये और अच्छा भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा एक 100 के टिकट, देखो यहां पर दिया क्या, एक 100 के जो है टिकट का मूल्य अभिभावक के लिए 7 रुपये 50 पैसे है और बच्चों के लिए 3 रुपया है। बात समझ गए ना। यदि अभिभावक के लिए कुल 7 रुपये 50 पैसे है और बच्चों के लिए रुपया वही टिकट 3 रुपया है, यदि कुल 952 टिकटों की बिक्री के साथ कुल 5,925 रुपये की राशि एकत्रित हुई है, तो कह रहा बच्चों की कुल संख्या, बच्चों के टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बेची गई है। इसको भी आप बेसिक ऐसे लगा लें, माना 952 टिकट बेचे गए, इसमें बच्चों की संख्या पूछा है। बात समझ गए ना। इसमें बच्चों की संख्या पूछा है तो आप एक काम कर लो, देखो अभिभावकों के टिकटों की संख्या 7 रुपये 50 पैसा है ना। अब एक काम कर लो, माना अभिभावक की संख्या x है तो बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी 952 माइनस x। अभिभावक 7 रुपये 50 पैसा के हिसाब से टिकट ले रहे हैं तो 7 रुपये 50 पैसा x देंगे और बच्चे कितना देंगे 3 से गुणा करके देंगे। और ये जब दोनों राशि मिलेगी तो जुड़ेगी तो 5,925 रुपये राशि हो जाएगी। इन्हें सरल करो, x का मान लाओ, 952 में से घटाकर उत्तर दो। देखो यहाँ आ जाएगा 7 रुपये 50 पैसा x प्लस में 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 नवा 27, 1 28, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28, 3 एकन 3 x बराबर 5 9 2 5। इसको ले जाकर घटा दो, 28 56 घटा दो जरा सा, और यहाँ भी घटेगा तो 4.5 x आ जाएगा। यहाँ देखो 15 में से 6 गए 9, 11 में से 5 गए 6 5 11, 8 में से 8 गए 0, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो है 8 बचा, 8 में से 8, और यहाँ बचा आपका कितना भैया, 5 में से 4 गया 3, 4.5 को ले आओ यहाँ बटे में। अब देखो दशमलव से 0 बढ़ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे 9 से काट सकते हो। देखो x का मान क्या आने वाला है, 9 पचे 45, 9 तिरिक 27, 3 30, 9 चौक 36, 9 1 9 1 0, और बटे में क्या है 5, 5 से भाग दे दो, 5 36 2 32, 4 34, 5 बटे 40, 5 दूनी 10, 682। 682 क्या है, 682 पुरुषों की संख्या है जो x टिकट खरीदे। अब कुल टिकटें जो है 952 थी, इसमें 682 घटा दो, 0 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 8 में से 6 गए 2, 270 टिकटें बच्चों वाली थी। सवाल को क्या ये बातें समझ में आ जाएगा ना, कन्फर्म है? बोलो समझ में आ जाए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं समझ में आए तो पुनः वीडियो रिवर्स करके देख लेना, या जो मन करे सो कर लेना भाई। चलो आओ समझते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कितना अच्छा सा आसान सा दिया है। निम्न ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान राजेश की किराने की दुकान से हुई आय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। राजेश भाई, किसके, राजेश भाई के किराने की दुकान से सामान बिक्री हुई है। बिक्री चोरी नहीं हुई है, सामान बिक्री यानी आय के बारे में बात हुई है। कह रहा मई जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय तथा
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय क्रमशः अनुपात बताना है। मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर का अनुपात बताना। चलो 35 दूना 70, देखो 35 दिया है, 35 दिया, 45 दिया है, और फिर दूसरा आंकड़ा है 30 है, 40 है और 45 है। जोड़ो 35 दूना 70, 70 70 40, 110 5 15 यानी 115, 40 40 80 30, 110 5 115, 115 अनुपाते 115 यानी 1:1 सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा कि राजेश भाई की दुकान से 3 महीने का जो आंकड़ा आया है ना अनुपात, वो अगले 3 महीने के अनुपात के बराबर है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि समीकरण 4x² माइनस mx प्लस 25 बराबर 0 का एक मूल 5/2 है, 1/5/2 है, तो यम का मान कितना होगा? यम का मान बताना है। यहाँ पर सवाल बदल कर भी पूछा जा सकता है कि इसके मूल समान हैं तो m का मान बताइए। वैसे तो यहाँ यम का मान ज्ञात करना है और एक मूल दिया गया है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर x है वहां पर 5/2 का मान रख सकते, क्योंकि x बराबर क्या आता है? x बराबर 2 मान आते हैं कि नहीं आते हैं? तो x का मान 2 जब आता है तो कोई एक तो मान रख ही जा सकता है। तो चलिए 4x² माइनस mx प्लस में 25 बराबर में 0। 4x की जगह क्या रखोगे? 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में यम, और यहाँ रखना है 5/2 प्लस में क्या रखना? 25 बराबर 0। देखो पंचम 25, 4 गुणे पंचम 25/2 दूनी 4 माइनस में 5 यम बटे में 2 प्लस में 25 बराबर 0। 4 से 4 खत्म, 25 25 50 उस साइड जाएगा तो आएगा क्या? 5m/2 इक्वल टू 50 50, 25 25 50, 5/2 तो 2/5, 5 एकन 5, 10 दूनी 20, यानी यम का मान क्या आने वाला है? 20, यानी एक मूल, यानी यम का मान क्या होगा? 20 सवाल का उत्तर। क्या बातें समझ में आ जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे लगेगा? इसी प्रकार से इसे लगाना है। बोलो आसान है, बस आपको क्या करना, थोड़ी तेजी से दिखानी है। तेजी से दिखानी मतलब यहाँ 5/2 रखोगे तो पंचम 25/4, तो 4 से 4 खत्म, 25 आ जाएगा, 25 25 50 उस साइड जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? यम गुणे में 5 में क्या आएगा? 2। बात समझ गए ना? और ये उस साइड जा रहा है, बात समझ रहे हैं, और ये इस साइड ही रहेगा तो इसलिए प्लस हो जाएगा। 5 दाम 50 और 2 दाम 20, सीधा सवाल का उत्तर। थोड़ा सा बस मैंने बड़ा सा आपको दिखा दिया लगाकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना आसान सा दिया है, बड़ा सा दिया लेकिन आसान सा है। निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट 4 विभिन्न सीजन 1 2 3 4 में के देखे गए एपिसोडों की संख्या को दर्शाता है। चारों सीजन को मिलाकर देखे गए एपिसोडों की कुल संख्या कितनी है? 60। यहाँ 4 सीजन आपको दिख रहा होगा 4 कलर में, सीजन 1 सीजन 2 3 4, इसमें अलग अलग ग्राफ भी दिया गया है। ग्राफ कैसे दिया? यहाँ 20% का ग्राफ है, यहाँ पर 30% का ग्राफ है, यहाँ पर 25 का ग्राफ है, और यहाँ पर भी क्या है? 25 का ग्राफ है। कह रहा कि सीजन 3 में जो ये 25% है, इसे देखे गए एपिसोडों की संख्या के संगत केंद्र कोण कितना होगा? तो भैया एक बिंदु पर आपको पता है, एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, और यहाँ पर अगर हम बांट दें तो 25 25 25 25 25 चौका 100% हुआ, और सीजन 3 25%, बता दो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 भागे में 4, 4 9 36 यानी 90 अंश। सीधा सा मैटर सवाल का उत्तर। माना कि इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो आप लगा ले 100% बराबर 360 अंश के, 1% बराबर बटे में 100 के, और आपको देखना कितना है? 25%। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। बात समझ है? कितना प्रतिशत देखना है? 100% में 25 पर, भाई 100% बराबर 360 अंश के, तो 25 से गुणा कराएंगे। सही जा रहा है। 100% बराबर 360 अंश के,
और कहता क्या है 100% 360, तो 1% इतना, तो 25 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा जीरो कट गया था, आप देखोगे यहाँ 2 जीरो है, 1 जीरो कट गया। 5 दूनी 10, पंचम 25, 2 18 में 36 और 18 पचे 90 अंश सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे चाहे वैसे लगा ले, बाकी सोच लें तो 1/25 25% मतलब 1/4 सवाल का उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न कहता है कि 3 + 11 गुणे में 4 भागे में 6 + 1 - 21 का मान। बहुत आसान सवाल भी पूछा जाता है। 3 11 और 3 = 14 गुणे में 4 और भागे में 6 1 7 माइनस में 21। भैया 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 - 21। अब 21 - 8 बराबर करोगे तो क्या आएगा 13। भाई 11 में से 8 गए 3 और 1 और माइनस, यानी उत्तर -13 आएगा और यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। देखो कितना अच्छा सवाल, त्रिभुज से समकोण से पूछा जा रहा है, सर्वांग समता से, समरूपता से। वैसे ये जो समकोण त्रिभुज है ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अब देखो त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज आपको देखना है। कोण के आधार पर भी सम त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया। अब देखो कह रहा जहां पर B समकोण है, यानी यहां पर क्या होना चाहिए B, तो इसे A कर लो और इसे क्या कर लो C कर लो। अब क्या कहता है कि यदि tan A, तो यानी tan A यहां मैंने रखा, tan A बराबर 1/3। चूंकि tan बराबर होता क्या है, tan A बराबर होता है लंब बटे में आधार। क्या होता भैया, लंब बटे में आधार होता है, और यह है क्या 1/√3। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 3। अब कर्ण कैसे निकलता है, तो सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। वैसे तो चाहो तो यहाँ 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ देख कर बताया जा सकता है, लेकिन चलो आधार का वर्ग यानी 3, √3 का वर्ग करोगे 3, लंब 1 का वर्ग करोगे 1, तो 3 1 4 और वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, इसलिए क्या आएगा कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 2। कर्ण बराबर 2 आ गया। अब देखो कहता क्या है भैया, साइन A का मान और कॉस C प्लस में कॉस A और साइन C का मान बताना है। तो देखो साइन ज्या बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। साइन A, अगर ये यहां है तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। बात समझ गए ना। यहाँ देखो कास C दिया, अब ये कास C है तो इसके सम्मुख भुजा ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो कास C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है, तो ये आधार हो जाएगा ये कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण गुणे में प्लस में कास A यहाँ देखो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी √3/2। और साइन C यहाँ से साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो सम्मुख भुजा लंब ये लंब बटे कर्ण, यानी √3/2 हो गया। अब देखो 1 1 1 और 2 दूनी 4, यहाँ देखो √3 3 बनाएगा और 2 दूनी, अरे यहाँ गुणा है तो 2 दूनी 4। अब हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 4/4, तो यानी 4 से 4 खत्म हो जाएगा क्या 1। अतः इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 1। यहां आपको याद भी रखना है सूत्र, यहां आपको याद रखना भी है क्या नियम, तब जाके सवाल लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। वर्तमान आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष है। कह रहा 15 वर्ष पूर्व है। देखो एक माता ले लो और उसका पुत्र ले लो। चलो पुत्र ले लिए और क्या ले लिए माता। अब देखो माता ले लिए और पुत्र, अगर पुत्र 1 साल का है तो माता कितने साल की, x + 30 साल की। अगर पुत्र 1 साल का है तो माता कितने साल की हो जाएगी बताओ, x + 30 साल की, क्योंकि 30 वर्ष का अंतर है। कह रहा है 15 वर्ष पूर्व, तो भैया x - 15 साल, 15 साल पहले जाओगे, और x प्लस में 30 - 15 साल। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु, ये वाली आयु, उसके पुत्र के तत्कालीन यानी उसी समय के आयु के 2 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दें तो माता की आयु के बराबर हो जाएगा।
कहता है 15 वर्ष पूर्व उसके माता की आयु उसके पुत्र के तत्कालीन यानी उसी समय की आयु के 2 गुने के बराबर थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके पुत्र में उसी समय की आयु में 2 से गुना कर दें तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 2 एकन 2 यक्स और 2 15 में 30। यहां देखोगे यक्स प्लस में क्या हो गया 15, 30 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, एक्स इधर आएगा तो घट जाएगा, और 30 15 45। ये हो गया पुत्र की आयु और माता की आयु 30 साल प्लस है, तो माता की आयु 75 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा। 75 ईयर ओल्ड, बात समझ में आ जाएगा ना। 75 वर्ष की माँ है यानी बूढ़ी माँ है। माता की वर्तमान आयु कितनी है भैया, 75 वर्ष है, सवाल का उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है 150। देखिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कह रहा है 150 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 150 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुना से 2 अधिक है। इसका पहला भाग, अब देखो ऐसे लगा लो, 150 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। माना एक भाग x है तो दूसरा भाग x माइनस 150 माइनस x है, ठीक है ना। कह रहा है इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। 2 अधिक है तो चलो 2 अधिक कर दे, बराबर कर दे, बात समझ गए ना। तो दूसरा भाग यानी 150 माइनस x का मान ज्ञात करना। चलो इसे पहले हल कर लो। 150 3 8 450, 3 एकम 3 x प्लस में 2, 3 x इधर आएगा तो प्लस 3 x हो जाएगा, तो 3 एक 4 x और 450, 2 452 हो जाएगा, और 4 से देखो कट भी जाएगा, x का मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 12। एक मान x बराबर क्या आ गया 113, तो दूसरा मान क्या होगा 150 माइनस 113 बराबर कितना आ सकता है बता दो। 10 में से 3 गए 7। किस ऑप्शन में 7 है, तो पहले ऑप्शन में 7 है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आने वाला है 37 आने वाला। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। आप ग्रुप डी की तैयारी अगर स्टार्ट किए हैं तो पूरा आपके प्लेलिस्ट में ग्रुप डी के सारे प्रश्न वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, तैयार कर लेना है। प्यारे साथियों, आपको इन सभी वीडियो के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी के विगत वर्षों में प्रश्न पत्र में गणित के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हल करवाया जा रहा है इस 10 के दम की श्रृंखला में। 10 के दम की श्रृंखला में आपको क्या हल करवाया जा रहा है, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में, जैसे ये देखो 6/10/2022 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऐसे प्रत्येक स्लाइड में आपको 10-10 प्रश्न डेली कराया जा रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेना है, जो आपको फायदा करेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएंगे, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।